वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई। आई होप यू आर डूइंग वेल और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। देखिए 12 अक्टूबर दूर नहीं है, तो इससे लाइटली मत लीजिएगा कि 12 अक्टूबर बहुत दूर है। ठीक है सर, आज सितंबर हो गई है और आज 2 सितंबर है, तो प्लीज़ कोई भी डेट जो है वो दूर नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा एक चीज़, एग्जाम को वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कीजिए और जो अटेम्प्ट आप दे रहे हैं उसी को अपना फाइनल बनाइए। यही आपका टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट आपका यही होना चाहिए, जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं वही आपका फाइनल अटेम्प्ट हो। ठीक है, मैं बात करता हूँ ऑर्डर 21 से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी का पार्ट 2। मैं बात करता हूँ ऑर्डर 21 से। देखिए ऑर्डर 21 से जो सवाल आता है, यूजुअली जो सवाल पूछा जाता है, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, what are the various modes of execution, what are the various modes of execution, section 51 to 54, section 51 to 54 and rule 30 to 36. these are the various modes of execution. इसके रिगार्डिंग सवाल आता है। ठीक है, इसमें रूल 32 इज इंपॉर्टेंट। रूल 32 इज इंपॉर्टेंट वेरियस मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन में, ये आपको मेंशन करना होगा। रूल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड। एक सवाल आता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ट्रांसफररी, what are the rights of transferee, what are the rights of transferee, that is section 49, that is section 49. you have to prepare section 49 in that regard. section 49 को आप इसमें तैयार कीजिए। एक सवाल यहाँ से लिखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से लिखिए, हाउ डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाउ डिक्रीज कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हाउ डिक्रीज कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, that is section 211 read with section 50, 211 read with section 50। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज अपन। What do you understand by arrest during execution? 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 In this section, in this question, you have to write section 59, 55 till 59 plus rule 37 to 40. Order 21 को आप समरी वे में याद करेंगे। You will learn in the summary way. ठीक है सर, ऐसे बिल्कुल लाइन टू लाइन डॉट टू डॉट याद करने की आवश्यकता नहीं है। You have to write in the, you have to learn in the summary way. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What is subsistence allowances? What is subsistence allowances? जीवन निर्वाह भत्ते से क्या तात्पर्य है? जीवन निर्वाह भत्ते से क्या तात्पर्य है? सेक्शन 57 रीड विद रूल 39। जीवन निर्वाह भत्ते से क्या तात्पर्य है? सेक्शन 57 रूल 39। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड, व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड, व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड, व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड। तो उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है सेक्शन 60 में। गुजरात पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 60 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हु इज गार्निशी, हु इज गार्निशी, डेटर ऑफ जजमेंट डेटर्स होता है ये यूजुअली, तो इसका आंसर है 46A से लेकर 46H। आपको ये क्वेश्चन तैयार करना होगा इसके लिए। हु इज गार्निशी, हु इज गार्निशी को आप तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज प्रिसेप्ट, व्हाट इज प्रिसेप्ट, व्हाट इज प्रिसेप्ट्स। सेक्शन 46 इसमें आपको मेंशन करना होगा, व्हाट इज प्रिसेप्ट्स। सेक्शन 46 इसमें मेंशन करना होगा आपको और अकॉर्डिंगली आंसर तैयार कीजिएगा, व्हाट इज प्रिसेप्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर दोज क्वेश्चंस, व्हाट आर दोज क्वेश्चंस, व्हाट आर दोज क्वेश्चंस which determined by the executing court, what are those questions which determined by the executing court, what are those questions which is determined by the executing court. section 47 you have to mention section 47 in that regard. section 47 को इसमें मेंशन करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, ऑर्डर 22 में आ गए हम, ऑर्डर 22 में आ गए सर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज। ठीक है सर, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टीज दिया हुआ है ऑर्डर 22 रूल 1 to 6 में, ऑर्डर 22 रूल 1 to 6 में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैरिज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैरिज, ऑर्डर 22 रूल 7, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैरिज, ऑर्डर 22 रूल 7, 22 रूल 7। अगला लिखिए, अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज,
what is the procedure, what is the procedure, what is the procedure where no legal representative, where there is no legal representative, what is the procedure where there is no legal representative, where there is no legal representative? Order 22 rule 4a, order 22 rule 4a, order 22 rule 4a, ठीक है सर। order 22 rule 4a, what is the procedure where there is no legal representative? order 23 में आइए सर। 23 में सबसे पहला सवाल जो यहाँ से बनता है, what is abandon of suit, what is abandon of suit, what is abandon of suit, what is abandon of suit? order 23 rule 1 sub rule 1, order 23 rule sub rule 1। दूसरा सवाल यहाँ से बनता है withdrawal of suit, what do you mean by withdrawal of suit, what do you mean by withdrawal of suit? ये इंपॉर्टेंट है सर, order 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट जीजीएस मेंस के लिए। withdrawal of suit इसमें बनता है सर रूल 1 सब रूल 3, सब रूल 3 order 23 में, दैट इज इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए, व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट? थर्ड क्वेश्चन यहां से बनता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा रूल 3, 3A, 3B एंड सेक्शन 96 क्लोज 3 टू मेंशन दोस प्रोविजंस, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज सूट के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है आपको ये सारे प्रोविजंस मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर कंप्लीट होना चाहिए और एग्जॉस्टिव होना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट ऑर्डर 26, लिखिए इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमीशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमीशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमीशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमीशन? इसमें सेक्शन 75 टू 78 आपको मेंशन करना होगा, 75 टू 78 मेंशन करना होगा, प्लस रूल 1, प्लस रूल 1 कि भाई कमीशन किन कंडीशंस में इशू किया जाता है, कमीशन किन कंडीशंस में इशू किया जाता है। अगला सवाल लिखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ कमिश्नर, व्हाट इज द पावर ऑफ कमिश्नर, व्हाट इज द पावर ऑफ कमिश्नर? इट इज रूल 16 order 26, what is the power of commissioner? order 26 rule 16, ठीक है सर। नेक्स्ट ऑर्डर में आइए 32, 32 में सवाल लिखिए प्लीज, हु इज नेक्स्ट फ्रेंड, हु इज नेक्स्ट फ्रेंड, हु इज नेक्स्ट फ्रेंड? ऑर्डर 32 में लिखिए हु इज नेक्स्ट फ्रेंड। इसमें आएगा सर रूल 1, 2 and 2A, who is next friend? order 1 rule 1, rule 2 and rule 3A। दो सवाल आएगा सर गार्जियन एड लिटम, who is guardian ad litem? इसमें आएगा सर रूल 3, इसमें आएगा सर रूल 3, इसमें आएगा रूल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी से ऑर्डर 32 से ही सवाल लिखिए प्लीज, who can be appointed, who can be appointed as a guardian ad litem, who can be appointed as a guardian ad litem, who can be appointed as a guardian ad litem, who can be appointed as a guardian ad litem? In this section, in this question you have to write rule 4, rule 4 इसमें आपको मेंशन करना होगा। अगला सवाल लिखिए, what are the powers of guardian ad litem, what are the powers of guardian ad litem, what are the powers of guardian ad litem? इसमें लिखना होगा आपको रूल 6, रूल 7, रूल 6, रूल 7, यू टू राइट रूल 6 एंड रूल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेजोरिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेजोरिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेजोरिटी? वेस्ट होने, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेजोरिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेजोरिटी? ऑर्डर 32 रूल 12, देखिए 32 से 4-5 सवाल बनते हैं, ठीक है सर। इसके बाद कोई सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं जाता है, कोई क्वेश्चन इसके बाद नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज फॉर्मा पॉपरेस, व्हाट इज फॉर्मा पॉपरेस, व्हाट इज फॉर्मा पॉपरेस, व्हाट इज फॉर्मा पॉपरेस?
फॉर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है सर? ऐसा बोलते हैं हम लोग सेक्शन 26 में, द सूट कैन बी इंस्टीट्यूट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और बाय एनी अदर मैनर। हम सेक्शन 26 में बोलते हैं सूट कैन बी प्रेजेंट बाय द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और बाय एनी अदर मैनर। ये जो एनी अदर मैनर है, ये एनी अदर मैनर में हम लोग एक एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं एज एन इंडिजेंट पर्सन, एज एन इंडिजेंट पर्सन हम एप्लीकेशन लगाते हैं। और जो हमने एप्लीकेशन लगाई है एज एन इंडिजेंट पर्सन, द एप्लीकेशन वी हैव फाइल्ड एज एन इंडिजेंट पर्सन, ये क्या होगी? ये कहलाती है फॉर्मा पॉपरेस। इसमें आपको लिखना है ऑर्डर 33 रूल 1। ठीक है सर, उसकी कुछ कंडीशंस दी हुई है कि ये एप्लीकेशन कब लगती है। फॉर्मा पॉपरेस का मतलब होता है एप्लीकेशन एज ए पॉपर, एप्लीकेशन एज ए पॉपर को हम कहते हैं फॉर्मा पॉपरेस। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो प्लीज इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटर सूट? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटर सूट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, गुजरात की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीपीसी में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बिल्कुल वर्बिटम याद होना चाहिए, जैसे रेसिड्यू की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, वर्बिटम मतलब बिल्कुल शब्दश है, आप उसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसा बैरेट में लिखा हुआ है। वैसे ही डेफिनेशन हो गई आपके किसकी, आपके सेक्शन 88 की डेफिनेशन हो गई, या ऑर्डर 35 में जो इंटरप्रेटर सूट दिया हुआ है उसको वैसे ही लिखा जाएगा। उसमें क्या आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेटर सूट में सेक्शन 88 प्लस ऑर्डर 35, यू टू मेंशन दिस आल्सो, यू टू मेंशन दिस आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज समरी प्रोसीजर? क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज समरी प्रोसीजर? व्हाट इज समरी प्रोसीजर? अब गुजरात में सिटी सिविल कोर्ट होता है, ठीक है ना, बाकी स्टेट्स में सिटी सिविल कोर्ट नहीं होता। अब गुजरात में अगर आप लिख रहे हैं तो इसका आंसर बनता है इसमें सिटी सिविल कोड भी लिखना, कि कौन कौन से कोड समरी प्रोसीजर कर सकते हैं, तो आप सिटी सिविल कोड दिया हुआ है। व्हाट इज समरी प्रोसीजर? व्हाट इज समरी प्रोसीजर? तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा रूल 1, ऑर्डर 37, रूल 1 2। ठीक है, रूल 1 एंड रूल 2, रूल 1 एंड रूल 2। अगला सवाल लिखिए, what suits are related to the public nuisance? 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 That is section 91 of CPC. What suits are related to the public nuisance? Section 91 CPC. अगला सवाल लिखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ऑर्डर 38 से, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ऑर्डर 38 से, 38 से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सर, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। इट इज 1 to 4, रूल 1 to 4 एंड इट इज 5 to 13। ठीक है सर, दोनों अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है सर, अलग अलग तरीके से दोनों क्वेश्चंस को पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो मेक श्योर करना है इसको भी आप लोग तैयार कीजिए, इसको भी मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट लिखिए ऑर्डर 39 में, ऑर्डर 39 में लिखिए, व्हाट इज टेम्परेरी इंजंक्शन? व्हाट इज टेम्परेरी इंजंक्शन? व्हाट इज टेम्परेरी इंजंक्शन? ठीक है, इसमें केस लिखना है आपको, गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड 1995 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, इसमें 3 पॉइंट्स लिखिए, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गुजरात बॉटलिंग कंपनी वर्सेस कोका कोला लिमिटेड 1995 सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the court must fulfill 3 conditions, the court must fulfill 3 conditions before granting relief of temporary injunction, before granting relief of temporary injunction. First, the balance of convenience, first one लिखना, the balance of convenience in favor of the plaintiff, the balance of convenience in the favor of the plaintiff, the balance of convenience in the favor of the plaintiff. Second point लिखना, the prima facie case must be in the favor of plaintiff, the prima facie case must be in the favor of plaintiff,
द प्राइमा फेसी केस मस्ट बी इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। थर्ड पॉइंट लिखना प्लीज, थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, the plaintiff would suffer irreparable loss, the plaintiff would suffer irreparable loss, the plaintiff would suffer irreparable loss if the injunction has not been granted, if the injunction has not been granted, if the injunction has not been granted, if the injunction has not been granted। ठीक है, डेट इज 1 to 4। अगर आपको टेम्परेरी इंजंक्शन पूछा है, टेम्परेरी इंजंक्शन पूछा है तो ये है सर 1 to 4। 1 to 4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रूल 1, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर रूल 1। अब रूल 1 में 3 पॉइंट्स है सर, अगर आप देख रहे हैं रूल 1 में 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, रूल 1 में 3 पॉइंट्स है, ऑर्डर 39 रूल 1 में 3 पॉइंट्स हैं। अब 2 पॉइंट्स जो है इसके 1 2 3 सर, ठीक है। अब जो 3 पॉइंट्स हैं उन 3 पॉइंट्स में द प्लेंटिफ, इन 2 पॉइंट्स में तो प्लेंटिफ ले सकते हैं सर रेमेडी, और इसमें एनी पार्टी, कोई भी पार्टी टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन इनिशियल 2 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ से रिलेटेड है। ठीक है सर, आप देखिएगा बैरेक्ट में ऑर्डर 39 रूल 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, व्हाट आर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, व्हाट आर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स दिए हुए हैं सेक्शन 6 से लेकर 10 तक। इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होते हैं ये समझिए सर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि मेरिट्स को पर से इफेक्ट नहीं करते। इस वो ऑर्डर, सच ऑर्डर्स which do not affect the merits of the case, they are in the interim stage। interim stage के जो भी ऑर्डर्स हैं वो सब इंटरलोकेटरी ऑर्डर हैं, ये मेरिट्स को पर से इफेक्ट नहीं करते। मेरिट्स, सूट के मेरिट्स को या फिर एप्लीकेशन के मेरिट को इफेक्ट नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए हमारे मुद्दा माल की एप्लीकेशन आती है गुजरात में, गुजरात में मुद्दा माल की एप्लीकेशन मतलब सपोज कीजिए प्रोहिबिशन एक्ट में एक ट्रक को पकड़ लिया है, प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर 65B में एक ट्रक को पकड़ लिया है सपोज कीजिएगा। अब एक ट्रक को जब पकड़ा है तो उसमें शराब मिली है, शराब वाले ट्रक को जो पकड़ा गया, उस शराब वाले ट्रक को छुड़वाने के लिए हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं मुद्दा माल की। अर्लियर इट वाज बी फाइल्ड अर्लियर अंडर 432 443 445 में हम लोग एप्लीकेशन लगा देते हैं। अब हम जब उसका आवेदन करते हैं कोर्ट के सामने, हम जब उसकी एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट के सामने, तो ये मुद्दा माल की एप्लीकेशन होती है। मतलब अरे सर जो ट्रक है उसको छोड़ दो ना, शराब आपको चाहिए, शराब आप जब्त करो, लेकिन जो ट्रक है उसको तो छोड़ो, इसमें ट्रक की क्या गलती है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसमें जो भी ये ऑर्डर्स होते हैं इनको इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स कहते हैं। अब जो ट्रक है सर, ट्रक है जिसमें आपको लीकर मिली है, जिसमें आपको शराब मिली है, अब इस ट्रक की क्या गलती है, इस ट्रक वाले की क्या गलती है, तो ट्रक का ओनर है उसकी क्या गलती है। ओनर तो ये कहेगा कि सर ये मैंने तो उसको ट्रक किराए पे दिया हुआ है, अगर ये गलत काम करता है, गलत एक्टिविटी करता है ट्रक में, तो मेरी ट्रक की क्या गलती है इसमें। तो ट्रक को रिलीज करते हैं हम लोग मुद्दा माल में, जनरली रिलीज द ट्रक। तो ये सब इंटरलोकेटरी होती है। इसमें मान लीजिए सेल हो गया, कोई भी चीज को सेल करना है, प्रिजर्व करना है, ये सब 6 से 10 में आता है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर में पूरा 6 to 10 आपको मेंशन करना होगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रिसीवर, व्हाट इज रिसीवर, व्हाट इज रिसीवर, व्हाट इज रिसीवर। तो इसमें आपको ऑर्डर 40 लिखना होगा, इसमें आपको लिखना होगा ऑर्डर 40, और एक और लिखिएगा इसमें, व्हाट आर द पावर्स ऑफ रिसीवर, what are the powers of receiver, what are the powers of receiver, what are the powers of receiver। ठीक है, पावर्स ऑफ रिसीवर के बारे में भी we have to mention in that regard कि भाई रिसीवर की क्या क्या पावर्स होती है। ठीक है, what are the powers of receiver, रिसीवर की क्या क्या पावर्स है हमें ये भी मेंशन करना होगा। ठीक है सर, अगला लिखिएगा ऑर्डर 40 से यही है। ऑर्डर 40 में एक बात याद रखना, देखिए जब भी आप सीपीसी को आंसर लिख रहे हैं, जब भी आप सीपीसी की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग, हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, आपको 2 चीजें लिखनी है एग्जाम के अंदर, एक तो लिखना है पर्पस, एक लिखना है प्रोसीजर। वैसे ऑर्डर 40 रूल 1 की मैं बात करता हूँ, तो पर्पस क्या है कोर्ट का, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोर्ट को लगता है जस्ट एंड कन्वीनियंट फॉर द केस, कन्वीनियंट फॉर द, जब भी कोर्ट को ये फील होगा, जस्ट एंड कन्वीनियंट फील होगा, आप क्या करेंगे, रिसीवर अपॉइंट करेंगे। प्रोसीजर क्या दिया हुआ है कि रिसीवर क्या क्या काम करेगा, रिसीवर क्या क्या काम करेगा। अगर आप ऑर्डर 40 देख रहे हैं तो उसमें पर्पस और प्रोसीजर, पूरा सिविल का सिविल सर, जहां पे भी प्रोसीजर लॉ दिया हुआ है, बीट सीआरपीसी, बीट सीपीसी और बीट एविडेंस, हमेशा ये 2 चीजें लिखिए एग्जाम में अगर आपको मार्क्स लेके जाना है तो, व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, ये 2 मेन चीजें मेंशन कीजिए, देन यू विल गेट
फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता अगर आप ये दो चीजें मेंशन कर रहे हैं तो, ठीक है। अगला सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाय अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। सेक्शन 96 to 99A, along with it along with it order 41, along with it for order 41, along with order 41, ठीक है सर। डोंट गो इनटू द अदर पेक्युलरिटीज, ज्यादा डीप में मत जाना, जीजीएस में नहीं पूछता, ज्यादा डीप में चीजें नहीं पूछी जाती। एक सवाल लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन, what is the difference between reference review and revision, what is the difference between reference review and revision। तो reference review revision जो है, reference review and revision 113, 14, 15। reference की जब मैं बात करता हूँ, when I talk about reference, it is order 46 and रेफरेंस रिव्यू रिवीजन की बात करूं उसमें 47, ऑर्डर 46 एंड 47, ठीक है सर। अगला लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन। सेक्शन 144 है इसका, सेक्शन 144 है, और रेस्टिट्यूशन को हम डीम्ड डिक्री कहते हैं, वी कॉल्ड इट डीम्ड डिक्री, we call it deemed decree restitution, ठीक है। what do you mean by caveat, what do you mean by caveat, what do you mean by caveat, what do you mean by caveat। caveat is section 148A, caveat is section 148A, what do you mean by caveat, caveat is section 148A, ठीक है। caveat is section 148A, ठीक है सर। caveat ये होता है 148A is the caveat, is the caveat, is the caveat, ठीक है सर, ठीक है। एक सवाल बनता है एडीआर के ऊपर, मैंने वो डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिया है, प्लीज एडीआर के ऊपर मैंने आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है, उसको प्लीज देखिएगा और प्लीज मुझे आंसर राइटिंग लिख के भेजिए, क्योंकि अभी हमको उसमें इंप्रूवमेंट भी करने हैं बहुत सारे, तब तक हम लोग इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे उसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर, कि आप आंसर किस वे में लिख रहे हैं, आप आंसर्स किस वे में लिख रहे हैं, ठीक है सर। अभी उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी हमें करने हैं, तो प्लीज आंसर राइटिंग कीजिए। और ये सीपीसी का इतना सा पार्ट है, आपको जो भी हमने लगभग ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए होंगे हमने, 35 to 40 डिस्कस ओवरऑल सीपीसी में, इसको इतना कीजिए, ठीक है। क्लासेस अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा, क्लासेस में थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा, ठीक है सर। और आपकी ऑर्डर राइटिंग क्लासेस सबसे लास्ट में लूंगा, ठीक है। एग्जाम के जस्ट पहले मैं आपकी ऑर्डर राइटिंग क्लासेस लूंगा, उसके पहले मैं आपको कंटेंट और मटेरियल शेयर करूंगा, ठीक है। आज मैं आपको काफी सारा कंटेंट और मटेरियल भेज दूंगा, बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी इशू आप बताइएगा मुझे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।